जय श्री राम दोस्तों। राम सेतु श्री राम और माँ सीता के पवित्र प्रेम की निशानी। रामायण सच में हुई थी, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। राम सेतु जिसे काफी नामों से जाना जाता है, कुछ लोग इसे नल सेतु बोलते हैं तो वही कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। विवादों से भरा ये सेतु जिसपे काफी सवाल उठते हैं कि यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। इस्लाम में कहा जाता है कि इस ब्रिज को आदम ने क्रॉस किया था, तो वही दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में आदम एडम में बदल जाता है। बाकी स्टोरी सेम रहती है। अब्राहमिक धर्मों में इस ब्रिज की अलग अलग व्याख्या की गई है और वही दूसरी तरफ सनातन संस्कृति में इसकी अलग ही मान्यता है। आज इस वीडियो में हम इसके ऑथेंटिक फैक्ट्स और नई साइंटिफिक रिसर्च की मदद से ये बताएंगे कि ब्रिज प्राकृतिक है या मैन मेड। हमारी कहानी शुरू होती है रामायण के युद्ध कांड से, जिसे कुछ लोग लंका कांड भी कहते हैं। ये वाल्मीकि रामायण के सर्ग यानी कि चैप्टर 22 में मेंशन्ड है। हम अपने रेफरेंस के लिए वाल्मीकि रामायण का उपयोग करेंगे, जो कि सबसे ऑथेंटिक रामायण मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 22वें में श्लोक 1 से लेकर 87 तक राम सेतु बनने की पूरी घटना का जिक्र है। कैसे श्री राम ने अपनी वानर सेना की मदद से इसे बनाया और कैसे इस पुल को बनाने की कमान नल और नील को दी गई, जो कि वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट के भगवान विश्वकर्मा के बेटे थे। नल, नील, आज्ञा प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए। समस्त वानर दल की सहायता से सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दे। ये सेतु करीब 100 योजन लंबा है। इतना लंबा होने के बावजूद भी महज 5 दिन में बनकर तैयार हो गया ये पुल, जिसपे श्री राम, लक्ष्मण और उनकी पूरी वानर सेना लंका को प्रस्थान करती है। हजारों सालों से ये सेतु रामायण की गाथा संभाली हुई है, लेकिन आज के जमाने में दुनिया इसे राम सेतु नहीं बल्कि एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। लेकिन ऐसा क्यों? एक सेकेंड। ये तब होता है जब बाहर के कुछ लोग हमारी संस्कृति का पुनर्लेखन करते हैं और उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। इतिहास में लोगों ने इस ब्रिज को कई नामों से पुकारा है। कई हिस्टोरियंस और कई ट्रैवलर्स की किताबों में इसका जिक्र आता है। दोस्तों, 850 AD में एक पर्शियन जियोग्राफर इब्न खुर्दाद अपनी किताब बुक्स ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में राम सेतु का जिक्र करते हैं और इसे ब्रिज ऑफ द सी का नाम देते हैं। उसके बाद 1747 में डच कार्टोग्राफर ने राम सेतु के आसपास का नक्शा बनाया, जो कि तांजोर सरस्वती लाइब्रेरी में मौजूद भी है, जिसमें उन्होंने इस जगह को राम कॉइल बताया है, जिसका मतलब होता है रामास टेम्पल। मुगलों के ज़माने में भी जे रेनल ने यहाँ का नक्शा बनाया था और वो इस जगह को एरिया ऑफ द रामास टेम्पल का नाम देते हैं। फिर फाइनली 1804 में एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने इसका नाम एडम्स ब्रिज रख दिया। इससे पहले भी अल्बेरुनी की किताबों में हमें एडम्स ब्रिज का जिक्र मिलता है। इतने सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने इस ब्रिज के बारे में लिखा है, लेकिन किसी ने भी इसके लिए राम सेतु शब्द का प्रयोग नहीं किया। अगर हम राम सेतु की ज्योग्राफी देखें तो ये भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच बना है। इसके नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशियन है। अगर हम इसे सैटेलाइट इमेज से देखें तो हमें छोटे बड़े टापू से बनी एक धुंधली से पुल जैसी संरचना नजर आती है। अब ये तो पुल पानी में डूब गया है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो 15वीं सेंचुरी तक सेतु पानी के ऊपर था और इसकी मदद से लोग भारत और श्रीलंका के बीच की यात्रा बड़ी आसानी से कर लेते थे। लेकिन 1480 में एक बड़े साइक्लोन के कारण ये पानी में सबमर्ज्ड हो गया। ऐसा ही एक साइक्लोन 1964 में भी आया था, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर डैमेज हो गया और पानी में डूब गया। नासा की रिलीज हुई सैटेलाइट इमेज से मिली इंफॉर्मेशन हमें ये बताती है कि जिस पत्थर से सेतु बना है उसके नीचे की परत सैंडबार यानी रेती की है। इंडिया से श्रीलंका को ज्वाइन करने वाले इस विशाल सेतु को अगर हम जरा गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका काफी हिस्सा डूब गया है और पानी के ऊपर 15 से 20 छोटे बड़े टापू उभरे हुए हैं, जो ज्यादातर सैंडबार से बने हुए हैं। जब जियोलॉजिस्ट ने इस पत्थर और उसके नीचे की रेत की डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि ये पत्थर के नीचे की रेत वो तो करीब 4000 साल पुरानी है, लेकिन जो ये पत्थर है वो 7000 से 8000 साल पुरानी है। इस बात से हमें ये तो पता चल गया कि ये पत्थर मूलतः यहाँ की नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि पत्थरों को कहीं और से यहाँ लाकर रखा गया है। ये एक बड़ा प्रूफ है जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये एक मानव द्वारा बनाया गया पुल है। अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी है तो आपने ये जरूर सुना होगा कि जिस पत्थर से राम सेतु का निर्माण हुआ था वो पानी पर तैर सकता है। लेकिन क्या ये बात वाकई में सच है? वैसे तो वाल्मीकि रामायण में हमें तैरने वाले पत्थर का कहीं जिक्र नहीं मिलता है।
लेकिन ऐसे ही रामायण के काफ़ी सारे वर्जन हैं जहां हमें फ्लोटिंग स्टोन का जिक्र मिलता है। लेकिन अगर आज हम राम सेतु के पत्थर को देखें तो वो तैरने वाले नहीं है। अब इसका क्या राज है? अब लोकल लेजेंड्स का ये कहना है कि ये जो हल्के पत्थर है इस ब्रिज को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे। वक्त के साथ कई साइक्लोन्स और सुनामी की वजह से वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं। अगर आप राम सेतु के आसपास के गांव में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ऐसे पानी में तैरने वाले काफी पत्थर मौजूद भी है। ऐसे पत्थरों को पुमाइस रॉक्स या पुमाइस स्टोन्स भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम पुमाइस रॉक्स की बात करें तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खाली बबल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसके कारण पुमाइस रॉक्स में 90% तक पोरस होते हैं। यानी इस पत्थर के अंदर का 90% हिस्सा खाली होता है, जिसके कारण ये पानी पर तैर सकता है और माना यह जाता है कि राम सेतु भी इन्हीं पत्थरों से बना हुआ है। अगर हम राम सेतु की टोटल लंबाई की बात करें तो धनुषकोडी से लेकर मन्नार आइलैंड तक ये ब्रिज 45 किलोमीटर लंबा है। लेकिन हमने कुछ ही देर पहले ये देखा था कि वाल्मीकि रामायण में इसकी लंबाई 100 योजन बताई गई है, जो आज नजर आ रही सेतु से काफी लंबा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसके इतने बड़े मिसमैच के पीछे क्या कारण है। धनुषकोडी जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं कि ये राम सेतु के निर्माण का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इस इलाके में कई सालों से रह रहे लोकल लोगों से हमें ये पता चला कि धनुषकोडी नहीं बल्कि इसके करीब 80 किलोमीटर वेस्ट में स्थित सेतु कराई राम सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां श्री राम ने सेतु पर अपने पहले कदम रखे थे। आपको याद होगा हमने कुछ ही देर पहले पुमाइस रॉक्स की बात भी की थी जिससे सेतु बना था। सेम रॉक्स सेतु कराई में भी पाए जाते हैं। अब अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़े तो हमें एक ही तरफ ले जाती है कि ये राम सेतु मैन मेड है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे प्रकृत मानते हैं। आइए इसको जरा संक्षेप में समझते हैं कि राम सेतु प्रकृत है या मैन मेड। इसके दो पक्ष है। पहला पक्ष तो हमने आपको विस्तार में समझा लिया। पुरानिक ग्रंथों से लेकर साइंटिफिक फैक्ट तक सभी यही इशारा करते हैं कि इसको किसी इंसान ने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये नेचुरल भी हो सकता है। एक्चुअली 2020 में वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट राज भगत पिलानी ने जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से ये पता लगाने की कोशिश की कि पुल प्रकृत है या मैन मेड। राज भगत बताते हैं कि पल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की लहरें रेत के टीलों का निर्माण करती है और बिगाड़ती है, जो दूर से देखने पर पुल जैसा प्रतीत होता है। यानी अगर राज भगत की स्टडीज को माने तो ये पुल प्रकृत भी हो सकता है। हालांकि वहाँ पे पत्थर इतनी मात्रा में कैसे है ये उनके बारे में उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी, और वो ये भी ऐड करते हैं कि पल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की लहरों का टकराव बंद हो तो इसे और स्टडी किया जा सकता है। अब इनकी आधी अधूरी रिसर्च से ये पुल प्राकृतिक है ऐसा तो साबित नहीं होता। दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पास्ट में भी इस सेतु को तोड़कर यहाँ एक ब्रिज बनाने का प्रपोजल दे चुकी है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का मेन मकसद है इंडिया के वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट को कनेक्ट करना। अगर हम अभी की बात करें तो हमें वेस्ट से ईस्ट जाना है तो हमें श्रीलंका क्रॉस करके जाना पड़ता है, लेकिन सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट राम सेतु को तोड़कर इसके बीच से रास्ता निकालेगा। इस कमेटी का काम ये देखना था कि क्या हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बना सकते हैं भी या नहीं। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद 1999 में एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 2001 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के रिसर्च के लिए पैसा भी एलोकेट कर देती है गवर्नमेंट। पर जब फाइनली 2005 की मनमोहन लेड यूपीए गवर्नमेंट आती है, उन्होंने प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया तो कुछ एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने, हिंदू ग्रुप्स ने इसका काफ़ी विरोध किया। हिंदू ग्रुप्स का ये कहना था कि आप हमारे इतने महत्वपूर्ण स्मारक को तोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ एनवायरमेंटल ग्रुप्स का ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट से यहाँ के जीव जंतु और बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। इन सभी ऑपोजिशन के बाद गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रख दिया। 2013 में कमेटी ने बोला कि ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के नजरिए से बिल्कुल भी वायबल नहीं है। दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट राम सेतु के रिसर्च की ज्यादा परमिशन नहीं देती है। इसका कारण ये है कि ये जगह एक बायोस्फीयर रिजर्व है जहां कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इस जगह के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को देखते हुए कुछ रिसर्च मिशन गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने राम सेतु की रिसर्च का जिम्मा लिया है, जो अंडर वाटर ड्रिलिंग की मदद से यहाँ के पत्थर और रेत को स्टडी कर रही है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, हम सच्चाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, या मैं यूँ कहूँ कि हम अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। राम सेतु, जिसे आज तक न जाने कितने लोगों ने महज एक मिथ कहकर नकार दिया, वो आज एक असलियत बनकर उभर रहा है। ये पुल प्रमाण है हमारे गौरवशाली इतिहास का। ये पुल प्रमाण है हमारे श्री राम का। ये पुल प्रमाण है हमारे रामायण का। और वो दिन दूर नहीं जब इस बात को हमारे साथ पूरी दुनिया भी मान लेगी। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।